जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर दिल्ली कांग्रेस ने आयोजित की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस पार्टी 7 सितंबर को सुबह 7 बजे से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। इस यात्रा के प्रारंभ से पूर्व सोमवार को कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस यात्रा को आयोजित किए जाने का कारण बताया। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने देश भर में विपक्षी दलों की सरकारों को अस्थिर करने का काम किया है, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम किया गया है। इस दौरान कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा और आरोप लगाया कि देश में गरीबी की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, युवाओं की नौकरियों पर संकट बना हुआ है और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। इसके बाद भी केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था को ठीक करने का दावा कर रही है। आज की इस विशेष और महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में पधारे हमारे सभी मीडिया के साथियों मित्रों, आज भारत जोड़ो यात्रा को लेकर ये विशेष महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता रखी गई है और प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए हमारा परम सौभाग्य हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, पूर्व सांसद और मुंबई रीजनल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री संजय निरुपम जी पधारे हैं। साथ ही साथ हमारे दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय अनिल चौधरी जी भी अपनी बात आपसे शेयर करेंगे। मैं बिना किसी विलंब के सीधे तौर पर निवेदन कर रहा हूँ, माननीय श्री सांसद महोदय हमारे और आज की विशेष वार्ता के संजय निरुपम जी के वो आए और अपनी बात दिल्ली के मीडिया कर्मियों को और दिल्ली के लोगों को अपना संदेश और श्री संजय निरुपम। नमस्कार। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अनिल चौधरी जी और उनके सभी साथी, पीसीसी के सभी पदाधिकारी और आज के इस विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित दिल्ली प्रेस के हमारे सभी मीडिया कर्मी, सभी पत्रकार साथियों, भाइयों, आज इस समय पूरे हिंदुस्तान में लगभग सभी राज्यों की राजधानी में एआईसीसी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई है। उसी क्रम में मैं आपके समक्ष एआईसीसी के विशेष निर्देश पर दिल्ली पीसीसी के कार्यालय में आप लोगों से वार्तालाप करने के लिए उपस्थित हूं। आज का हमारा विषय है, इस समय इस देश में सबसे ज्यादा जो चर्चित कार्यक्रम है, एक ऐसा जन आंदोलन जो अभी तक शुरू नहीं हुआ है लेकिन उसकी चर्चा चारों तरफ, हर तरफ है। उसका नाम है भारत जोड़ो यात्रा। मैं जन आंदोलन इसलिए कह रहा हूं कि ऐसी यात्राओं से ही आंदोलन तैयार होते हैं। हम सबके नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आने वाले 7 सितंबर की सुबह 7 बजे से भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। एक सवाल पूछा जा रहा है कि आज के इस दौर में इस यात्रा का क्या महत्व है, इसका औचित्य क्या है। एकदम वाजिब सवाल है। इन सवालों का जवाब देने के लिए हम लोग निकले हैं। हम चाहते हैं कि लोग इस तरह के सवाल उठाएं ताकि उसका जवाब हम दें और लोगों को समझ में आए कि इस यात्रा का महत्व क्या है। इस समय इस देश में 2014 के बाद से लगातार पिछले 8 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखरेख में एक सरकार पिछले 8 वर्षों से देश में है और इसके अतिरिक्त कई राज्यों में एक एक करके वो अपनी सरकार बनाते जा रहे हैं। पिछले 8 वर्षों में हिंदुस्तान की क्या स्थिति हुई है, इससे लगभग सारे लोग वाकिफ हैं। 3 मुख्य तौर पर मुद्दे इस समय देश को परेशान कर रहे हैं। कल रामलीला मैदान में
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो रैली थी, उस रैली का जो मुख्य मुद्दा था महंगाई पर हल्ला बोल। पहला मुद्दा महंगाई है, और सिर्फ महंगाई ही नहीं, महंगाई के साथ साथ जो आर्थिक विषमता तैयार हुई है देश में, वो एक बड़ा प्रश्न है। अमीर अमीर होते चले जा रहे हैं, गरीब गरीब होते चले जा रहे हैं। कल राहुल जी ने भी अपने भाषण में एक आंकड़ा दिया था आप लोगों के समझ, पता नहीं आप लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं, मैं चाहता हूं कि उसको रिपीट करूं। जब 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार थी, तब हम लोगों ने 26 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया था। कैसे? ऐसे हाथ पकड़ करके ऊपर नहीं उठा दिया था, इस तरह के कार्यक्रम बनाए थे, जैसे मनरेगा का कार्यक्रम था। फिर सभी लोगों को जो राइट टू जो खाद्य का अधिकार हम लोगों ने दिया, लोगों को फूड राइट दिया, लोगों को रोजगार दिया, और लगभग 26 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर निकले। हिंदुस्तान में गरीबी बहुत कम रह गई। हाल के जो आंकड़े आए हैं मोदी सरकार के आने के बाद, पिछले 8 वर्षों में इस सरकार का जो कार्यक्रम रहा है, उस कार्यक्रम को देखते हुए जो नए आंकड़े तैयार हुए हैं, उस हिसाब से लगभग 23 करोड़ लोग पुनः गरीबी रेखा से नीचे चले गए। जो महंगाई बढ़ी वो एक, महंगाई के आंकड़े आप सबके सामने हैं। डीजल पेट्रोल का क्या भाव है, गैस का क्या भाव है। हमारे जमाने में 410 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलता था, और आज इस समय 1000 से ऊपर चला गया है। डीजल और पेट्रोल का भाव, जब बैरल का जो रेट था, जो कच्चा तेल हमारे देश में आता है, जिसको हम इंपोर्ट करके उसको रिफाइन करके लोगों को डीजल, पेट्रोल, केरोसिन और गैस दिया करते हैं, उनका जो पर बैरल जो रेट था, उससे सस्ता है इन दिनों। फिर भी हम लोग 55 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए, मैक्सिमम 65-70 के बीच में डीजल पेट्रोल प्रोवाइड करते थे। आज आप सबको मालूम है, आप दिल्ली में रहते हैं, मैं मुंबई में रहता हूं, 100 के ऊपर चला गया। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का भाव तेजी से बढ़ा है। आटा 20 रुपए किलो था, 40 रुपए किलो हो गया। सरसों का तेल 100 रुपए लीटर था, 200 रुपए के ऊपर चला गया। दूध का हाल वही है, 30-32 से लेकर के सीधे 60-62 तक चला गया है। खाने पीने की चीजों का भाव बढ़ा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का भाव बढ़ा। एक अनुभव मैं अपना पर्सनल बताता हूं। हम लोग जब मुंबई से दिल्ली आते हैं अक्सर, तो एक एवरेज फ्लाइट का जो इकोनॉमी क्लास था वो 6,000, 5,500, 6,000 पे स्थिर होता था। आजकल जाके 8,000 पे चला गया। 2014 से पहले हम एक आध बार राजधानी से आए थे, तब 1200, 1300, 1400 रुपए में हमको टिकट मिलती थी। इस समय 3200 रुपए टिकट। प्लेटफॉर्म के टिकट 50 पैसे, 1 रुपए, 1.5 रुपए में होता था, इस समय 50 रुपए हो गया। प्लेटफॉर्म टिकट भी महंगा कर दिया गया। लोगों का जीना, आवागमन, हेल्थ सर्विसेज, आज सामान्य लोग प्राइवेट क्लिनिक में इलाज नहीं करा सकते। बड़े हॉस्पिटलों में जाना तो एकदम असंभव सा हो गया, एक बहुत बड़ा सपना हो गया है। सरकारी अस्पतालों में जाएंगे, ठीक होके आएंगे, गारंटी नहीं है। स्कूलों का शिक्षा, स्कूलों के प्राइवेटाइजेशन पे यह सरकार बहुत जोर दे रही है। जो दिल्ली की एक सरकार है, वो सरकार तो जो स्कूलों के नाम पे कहते हैं, उसके बारे में आप लोग ज्यादा अच्छे ढंग से जानते हैं। सच्चाई कम, फ्रॉड ज्यादा है उसमें। लेकिन स्कूली शिक्षा भी बहुत महंगी हो गई। शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन, खान पान, डीजल पेट्रोल, आवागमन, सब कुछ महंगा हो गया है। आर्थिक विषमता का सबसे बड़ा कारण ये। जो नौकरियां गई, ठीक है, उसके लिए सिर्फ मोदी सरकार जिम्मेदार है, मैं नहीं मानता हूं। लेकिन कोविड आने के बाद, कोविड एक आपदा थी, उस आपदा से निपटते समय मोदी सरकार को विशेष आयोजन करने चाहिए थे, विशेष प्रबंध करने चाहिए थे, ताकि लोगों की नौकरियां बच सके। सरकार ने कुछ नहीं किया। 50% से ज्यादा फैक्ट्रियां बंद हो गई। जीडीपी लगातार संकुचित होता चला जा रहा है।
पिछले पार्लियामेंट के सेशन में एक केंद्रीय मंत्री से सवाल पूछा गया, उसका जवाब दिया। यह केंद्र सरकार का आंकड़ा है कि पिछले 8 वर्षों में कितने बेरोजगार लोगों ने नौकरी के लिए अप्लाई किया, जॉब मार्केट में कितने लोग आए और उन्होंने जॉब मांगा आपसे। सरकारी आंकड़ा। तो उन्होंने कहा 22 करोड़ लोगों ने जॉब मांगे। 22 करोड़ लोगों में से आपने कितने लोगों को जॉब दिया? तो 7 लाख लोगों को जॉब दी। अपने देश में हर महीने लगभग 10 से 12 लाख लोग जॉब मार्केट ज्वाइन करते हैं, मतलब 18 से 20 से 21 की उम्र के हो जाते हैं। हर साल लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोग नए बेरोजगार तैयार होते हैं। उनको रोजगार देना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन पहले डिमोनेटाइजेशन, फिर जीएसटी और उसके बाद कोविड, 2 तो मोदी सरकार का बनाई हुई कैलेमिटी थी, और तीसरी एक नेचुरल कैलेमिटी थी, जिसके लिए हम चाइना को दोष दे सकते हैं और देते भी, जिसमें हमारा कोई दोष नहीं, किसी सरकार का कोई दोष नहीं। लेकिन इन तीनों आपदाओं की वजह से नए लोगों को नौकरी नहीं मिली, बल्कि जिनके पास नौकरी थी उनकी नौकरियां चली गई। एक आंकड़ा सरकार ने दिया कि लगभग 20 करोड़ के आसपास ऐसे लोग हैं जो अब जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं। अवतार सिंह पास की कविता है कि सपना पूरा ना हो यह उतना खतरनाक नहीं है, सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। मतलब लोगों ने नौकरी का सपना देखना छोड़ दिया। यह नरेंद्र मोदी की सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो इन सारी वजहों से महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, विश्व बैंक ने जो भुखमरी का इंडेक्स रिलीज किया है, उसमें इंडिया का हालत, हिंदुस्तान की हालत और बदतर हो गई। मेरे ख्याल 60 से 101 ऐसे कुछ चले गए, ऐसे इस इंडेक्स पे गए। तो जो आर्थिक विषमता है, इस आर्थिक विषमता के खिलाफ लोगों में जन जागरण लाना बहुत आवश्यक है। जब पार्लियामेंट में खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी का कोई सांसद कहता है कि महंगाई कहां है, मैं तो ढूंढ रहा हूं, मुझे तो महंगाई दिखती नहीं है, ऐसे लोग पूरे देश की जनता को बरगलाते हैं। पार्लियामेंट हमारे देश के लोकतंत्र का मंदिर है। इस मंदिर में कम से कम झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन वहां बीजेपी के सांसद लोग उपस्थित होकर के झूठ बोलते हैं कि महंगाई नहीं है। सामान्य नागरिकों से पूछिए। अभी मुंबई में एक फेस्टिवल का दौर शुरू हो गया, हमारे यहां गणपति का दौर शुरू हो गया। सबको मार पड़ रही है। फूल से लेकर के मिठाई तक महंगे हो गए। जो लड्डू 200-300 रुपए किलो साधारण दुकानों में मिलता था, इस समय 800 रुपए किलो मिल रहा है। शक्कर महंगी हो गई है, दूध महंगा हो गया, घी महंगा हो गया है। तो महंगाई के खिलाफ एक जन जागरण, लोगों के बीच संवाद का वातावरण तैयार करने का एक अभियान है। ये जो बेरोजगारी पैदा हुई, जिसकी वजह से लोग सरेआम सड़कों पे घूम रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, धंधे चौपट हो गए। कल परसों एक आंकड़ा आया, सरकार ने आंकड़ा दिया, ये एनसीआरबी ना, नेशनल क्राइम ब्यूरो, उनका एक आंकड़ा है। 1,68,000 लोगों ने पिछले साल सुसाइड किया इस देश में। यह पिछले 70-75 वर्षों के वार्षिक आंकड़े में सबसे बड़ा आंकड़ा है। आज तक इतने लोगों ने अपने देश में सुसाइड नहीं किया एक साल में। इसके कारण ढूंढेंगे तो यह आर्थिक विषमता इसका बहुत बड़ा कारण। तो इस आर्थिक विषमता के खिलाफ एक जन जागरण तैयार करने के लिए, लोगों से संवाद स्थापित करने के लिए राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे हैं 7 तारीख को। दूसरा उद्देश्य जो हमारा है, वो दूसरा उद्देश्य यह है कि जो एक सामाजिक समरसता खत्म हो गई है, अजीब तरह का एक डर का वातावरण है लोगों के बीच, जातियों के नाम पे, भाषा के नाम पे, मजहब के नाम पे लोगों को डराया जा रहा है, लड़ाया जा रहा है। एक खास कौम के खिलाफ एक अभियान चल रहा है। एक खास कौम के लोगों को सताने, प्रताड़ित करने का कार्यक्रम चल रहा है। नए नए टर्म्स लाए जा रहे हैं। तो समाज जो हिंदुस्तान है, इसको कहते हैं एकता में अनेकता रही है। यहां पे हमारी कई भाषाएं हैं, कई धर्म हैं, कई मजहब के लोग रहते हैं, अलग अलग बोलियों के लोग रहते हैं, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, लेकिन तब भी एक हिंदुस्तान एक रहा है। वो हिंदुस्तान की एकता आज खतरे में है मोदी सरकार के आने के बाद से।
भारतीय जनता पार्टी के सत्तारूढ़ होने के बाद से लोगों के आंखों के, हम सब हिंदू हैं, पर ज्यादातर लोग बैठे हिंदू हैं और हम प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं। मैं तो रेगुलर पूजा करने वाला आदमी, मेरे घर पे गणपति की स्थापना हुई, मैं भी जा रहा हूं, जाके आरती करूंगा। हमको हिंदू धर्म ने कभी नहीं सिखलाया कि दूसरे धर्मों से नफरत करो। हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, हम अपने धर्म में बहुत आदर करते हैं, हम अपने धार्मिक आस्थाओं में बहुत विश्वास करते हैं, धार्मिक परंपराओं में बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन दूसरे की परंपराओं से नफरत नहीं करते, दूसरे के धार्मिक आस्थाओं पर हमको अविश्वास नहीं है। जब से मोदी सरकार आई है, जब से बीजेपी को सत्ता मिली है, तब से पूरे देश में हिंदुओं को बरगलाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, उनकी आंखों पर एक पट्टी बांध दी गई है। 80% से ज्यादा हमारा पॉपुलेशन है। खतरे में वो होंगे जो छोटे होंगे, थोड़े होंगे, लेकिन बार बार हमको यह बताया जाता है कि हम खतरे में हैं, हिंदुत्व खतरे में, हिंदू धर्म खतरे में है। 5000 साल पुरानी परंपरा है हमारी, पता नहीं कौन कौन आके चले गए हिंदुस्तान में, हिंदुत्व खत्म नहीं हुआ, हिंदू धर्म खत्म नहीं हुआ, जिंदा रहे पूरी ताकत के साथ, आगे भी जिंदा रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से आज के नौजवानों के ऊपर, मिडिल क्लास के ऊपर हिंदुत्व का वो पट्टा उसकी आंखों पे बांध दिया गया, उसको निकालना जरूरी है। उसकी वजह से जो जिस तरीके से उसके मन में नफरत भर दिया गया है, उस नफरत को मिटाना जरूरी है। और उस नफरत को मिटाने के लिए लोगों के बीच फिर से एक सामाजिक समरसता का वातावरण तैयार हो, फिर से जो नफरत का भाव है वो खत्म हो, हम सब अपने धार्मिक आग्रहों से ऊपर उठ करके एक भारतीय होने के नाते एक साथ जिएं, एक साथ रहें, एक दूसरे से प्रेम करें। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि लोगों के बीच जाया जाए। इसलिए कल राहुल गांधी जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, जब सारे विकल्प बंद हो जाएं तो एक ही रास्ता है, जनता के बीच जाना पड़ेगा, जनता से संवाद स्थापित करना पड़ेगा। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा इस विषय पर भी जन संवाद स्थापित करने का एक माध्यम। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी जी और कांग्रेस का पूरा नेतृत्व, जो भी लोग उनके साथ यात्रा में होंगे, हम लोग भी महाराष्ट्र में जब आएंगे तो ज्वाइन करने वाले उनके साथ यात्रा में, तो लोगों के बीच जाना, लोगों से जनसंवाद करना है, लोगों को जो बरगलाया जा रहा है उससे उनको सही रास्ते पे लेके आना है। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा का यह दूसरा प्रमुख औचित्य और महत्व है। और तीसरा जो है, इस समय जब से सरकार आई है वो उसका थोड़ा एक प्रशासनिक पहलू है। जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं इस देश के, तब से एक एक करके जितनी संवैधानिक संस्थाएं, उन संस्थाओं को कब्जे में कर लिया गया। माफ करिए, आप लोगों पर भी हम लोग कुछ बोलते हैं, आप पे व्यक्तिगत तौर पर कोई आरोप नहीं है, मीडिया कर्मी हमारे साथी हैं, हमारे बीच के ही हैं, आपसे हमारा कोई गुरेज नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मीडिया को स्ट्रैंगुलेट किया जा रहा है सरकारी एजेंसियों के जरिए, सरकार में बैठे लोगों के जरिए, जिस तरह से मीडिया पर दबाव डाला जाता है कि आप सिर्फ एक ही सिरे में बात करिए, नहीं तो सीबीआई का रेड पड़ेगा, इनकम टैक्स का रेड पड़ेगा। मुझे याद है कोविड के जमाने में भास्कर नाम का एक अखबार है, अकेला वही अखबार था जो कोविड में जो तबाही बर्बादी हुई, गंगा नदी के किनारे पे जो लाशें बिछी पड़ी थी, जिसको ये छुपाने में लगे थे। मैं उस अखबार के संपादक से मैंने एक बार बात की, मैंने उसको बधाई दी, मैंने उस अखबार के संपादक को। उसने एक साथ उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के 30 घाटों पे अपने रिपोर्टर भेजे और 30 घाटों पे कैसे कोविड का जो दूसरा फेज था उस समय लाशें कैसी पड़ी थी उसके फोटो छापे। जबरदस्त था, उसको न्यूयॉर्क टाइम्स ने हाईलाइट किया। उसके कुछ मेरे ख्याल से 15-20 दिन, महीने भर के अंदर भास्कर के सारे दफ्तर पर इनकम टैक्स करे। तो हमारा आपसे हमको कोई गुरेज नहीं है। मीडिया को स्ट्रैंगुलेट करना, मीडिया को दबाव में रखना और मीडिया को दबाव में रख करके सिर्फ अपना एजेंडा चलाना, इलेक्शन कमीशन हो या जुडिशियरी हो, बाकी जो हमारी जांच एजेंसियां हैं वो तो बेचारी एकदम से दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में है, चाहे ईडी हो या सीबीआई हो या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो। तो सारी सरकारी संस्थाएं, जिन संस्थाओं का काम था कि सरकार जब काम कर रही है तो सरकार के ऊपर नजर रखा जाए और एकदम एक तरफा काम नहीं किया जाए। आज मोदी सरकार ने और मोदी सरकार में बैठे तमाम जो उनके ताकतवर मंत्री लोग हैं,
उन लोगों ने इन संस्थाओं को एकदम एक तरह के कह सकते हैं कि ये सत्ता का केंद्रीकरण हो गया। तो सत्ता का ये केंद्रीकरण भारत के लोकतंत्र के लिए अहितकर, भारत की लोकतांत्रिक परंपरा नष्ट हो जाएगी इससे। इसके खिलाफ जागरण करना बहुत जरूरी है। तो भारत जोड़ो यात्रा का जो तीसरा बड़ा महत्व है वो ये है कि मोदी सरकार द्वारा जो सत्ता का केंद्रीकरण हुआ है, जो संवैधानिक संस्थाएं और सरकारी संस्थाएं और जो स्वायत्त संस्थाएं हैं, जिन संस्थाओं से देश के जनतांत्रिक वातावरण की रक्षा की उम्मीद की जाती है, जो संवैधानिक मूल्य हमारे उन मूल्यों की रक्षा की उम्मीद की जाती है, उन संस्थाओं को जिस तरीके से दबाया जा रहा है और अपने जेबी संस्था बना दिया गया है, उसके खिलाफ एक जन जागरण बहुत आवश्यक है। तो तीन प्रमुख एजेंडा को लेकर के आज पूरे हिंदुस्तान को आंदोलित कर रहे, हिंदुस्तान के मनों को, दिलों को, हिंदुस्तान के एक एक मस्तिष्क को जो आंदोलित करने वाले मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी जी आने वाले 7 सितंबर से यानी परसों से भारत जोड़ो यात्रा अभियान शुरू कर रहे हैं। यह यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हो रही है और जम्मू कश्मीर तक चलेगी। 3500 किलोमीटर की पदयात्रा होगी। 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। लगभग 150 दिनों तक राहुल गांधी कांग्रेस के साथियों के साथ पैदल चलेंगे। जिन राज्यों को इसमें शामिल किया जा रहा है, उस रूट में जो राज्य आ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आपको बता दूं, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर। 3500 किलोमीटर लंबी पदयात्रा आज तक हिंदुस्तान में किसी ने नहीं की। हो सकता है जब देश आजाद नहीं हुआ तब गांधी जी ने इतनी लंबी यात्राएं की थी। एक बार अटेस्टेज किया होगा, मैंने नहीं कहीं पढ़ा, लेकिन यात्राएं खूब करते थे, वो भी पदयात्रा खूब करते थे गांधी जी। लेकिन आजाद भारत में मुझे लगता है कि राहुल गांधी एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं। 3500 किलोमीटर की पदयात्रा, चंद्रशेखर जी ने भी यात्रा की थी, लेकिन वो पदयात्रा नहीं थी। अडवाणी जी तो मशहूर है अपनी रथ यात्रा के लिए। वीपी सिंह भी यात्रा लेकर निकलते थे तो रथ पे सवार होकर निकलते थे। कुछ यात्राएं होती हैं तो वो अपने स्टेट के अंदर हुई हैं, लेकिन अक्रॉस द कंट्री, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर, लगभग 14 राज्यों को कनेक्ट करने वाली ये यात्रा अपने आप में एक ऐतिहासिक यात्रा है। हम उम्मीद करते हैं कि इस यात्रा के माध्यम से करोड़ों लोगों से राहुल गांधी जी का संवाद होगा। जो हमने वेबसाइट बनाई है, अब तक 40,000 लोग शायद जुड़ गए हैं वेबसाइट से। नियमित तौर पर वेबसाइट पे आह्वान किया जा रहा है। लगभग 180 लोग ऐसे होंगे जो राहुल जी के साथ शुरू से अंत तक की पदयात्रा करेंगे। अलग अलग प्रदेशों में बड़े पैमाने पे हम लोग जुड़ने जा रहे हैं। हो सकता है किसी प्रदेश में ऐसा हो कि 1 लाख, 1.5 लाख लोग उनके साथ पदयात्रा कर रहे होंगे। जैसे महाराष्ट्र में 16 दिन के लिए है। जब हम लोग आए, जब वो आएंगे तो महाराष्ट्र में सब में उत्साह है। मैं खुद जा रहा हूं उनके साथ पदयात्रा करने। तो वो जो उत्साह है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ जन सामान्य में भी एक प्रकार का उत्साह दिख रहा है। बहुत सारे लोग हमें मिले, हम भी राहुल जी के साथ यात्रा करना चाहते हैं। ठीक है, अपना नाम, हम डिटेल दीजिए, हम लोग आगे भेजते हैं। जो सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोग हैं, लगभग 250 के आसपास सामाजिक संस्थाओं के साथ एक मीटिंग अभी राहुल जी ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ली थी 1-2 हफ्ते पहले। वो सारी सामाजिक संस्थाओं ने, एनजीओ के जो एक्टिविस्ट हैं, उन लोगों ने कहा कि हम भी आपकी यात्रा में शामिल होंगे। और अलग अलग राज्यों में, अलग अलग मुद्दों पे, अलग अलग मोर्चों पे राहुल जी के साथ कदम से कदम मिला करके इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। मुझे उम्मीद है 2 यात्राएं तो मुझे सामने दिख रही हैं। जब जब यात्रा हुई है, सत्ता परिवर्तन हुआ है। एक यात्रा आंध्र प्रदेश का, जो उनका वाईएसआर का बेटा, उसने यात्रा की परिवर्तन करके दिखा दिया। और दूसरी यात्रा जो आप सब लोग भूल गए होंगे, वो दिग्विजय सिंह की एक यात्रा थी, नर्मदा परिक्रमा। उसके बाद ही सरकार बदली वहां पे। तो ठीक है, एकदम से सत्ता परिवर्तन हमारा उद्देश्य है, ऐसा मैं नहीं कह सकता, मैं कहना नहीं चाह रहा हूं।
फिर बहुत छोटा उद्देश्य हो जाएगा। लेकिन समाज में, पूरे राष्ट्र में जिस प्रकार का वातावरण बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8 वर्षों में, उस वातावरण में परिवर्तन लाना बहुत आवश्यक है। जिस तरीके से लोगों की जिंदगी तबाह कर दी गई है, उनको तबाही से निकालने के लिए यह यात्रा बहुत जरूरी है। जिस तरीके से पूरा सामाजिक ताना बाना नष्ट कर दिया गया है, उसको बचाने के लिए यात्रा बहुत आवश्यक है। और एक बार फिर से जब हम सब सामाजिक समरसता में, सामाजिक एकता के सूत्र में बंध जाएंगे, हमारी जो लोकतंत्र की परंपराएं मिट रही है, नष्ट हो रही हैं, वो परंपराएं वापस जब अपने ट्रैक पे आ जाएंगी, तो निश्चित तौर पर लोगों को समझ में आ जाएगा सही क्या और गलत क्या, और उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो मैंने तो बस यूं ही बता दिया कि जो यात्राएं होती हैं वो यात्राएं बड़ी खतरनाक होती हैं, और उन यात्राओं का असर अक्सर इस देश ने देखा है, महसूस किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस यात्रा के माध्यम से, राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से, एक बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन, एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक उत्थान और एक बहुत बड़ा जन जागरण इस देश में होगा। हम सब इस यात्रा की कामयाबी की शुभकामना देते हैं राहुल जी को, और हम सब इस यात्रा की कामयाबी में अपना सर्वस्व लगाएंगे, और इस यात्रा के माध्यम से हिंदुस्तान को बचाया जाए, हिंदुस्तान के गोर गरीब जनता को बचाया जाए, जो कमजोर लोग हैं उनकी ताकत बना जाए, जो माइनॉरिटीज में बैठे हुए लोग हैं, जो माइनॉरिटीज के लोग हैं, जो डरे हुए हैं, परेशान हैं इस रिजीम से, उनके अंदर एक नया आत्मविश्वास पैदा हो, और जो नफरत का माहौल अलग अलग वर्गों में है, वो नफरत हमेशा के लिए मिट जाए, और फिर से हम एक भारतीय के तौर पर जीना शुरू करें। ऐसी मुझे उम्मीद है इस यात्रा से ये सारे उद्देश्य हमारे पूरे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग दिल्ली प्रदेश की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, मुझे सुनने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं, और मैं अब अध्यक्ष जी को देता हूं। नमस्कार। इस प्रेस वार्ता में मैं तमाम अपने पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूं दिल्ली कांग्रेस के इस कार्यालय में। साथ ही साथ आज विशेष तौर से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता और आज इस प्रेस वार्ता के मुख्य साथी कहिए या यात्रा को लेकर के जो विस्तार से बात की आदरणीय भाई संजय निरुपम जी और सांसद वो भी उपस्थित हैं। यात्रा को लेकर के दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा हमारा यात्रा कोऑर्डिनेशन का काम जो देखेंगे आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र साहब वो भी इस मंच पर उपस्थित हैं। हमारे डिपार्टमेंट के चेयरमैन आदरणीय अनिल भारद्वाज जी, आदरणीय हरिशंकर गुप्ता जी, मुदित अग्रवाल जी, परवेज आलम साहब, अली मेहंदी जी और मेरे साथी डॉक्टर नरेश जी भी यहाँ उपस्थित हैं। साथियों, मैं सिर्फ इसमें एक दो बातें जोड़ूंगा जो आदरणीय संजय जी ने आपसे कहा। सर्वप्रथम तो मैं बीते दिन कल देश के जो महंगाई के हालात हैं और उस महंगाई को लेकर के कांग्रेस जन, कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का नेता जो पिछले कई वर्षों से इस सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं, और सरकार का जो अहंकार है वो नहीं टूट रहा है, या यूँ कहें कि जो भाजपा शासित केंद्र की सरकार है जिसको अभी तक गूंगा और बहरा कहा जाता था, मुझे लगता है ये अब अंधी भी हो चुकी है। कई बार सुनाई नहीं देता, कई बार सवाल बोलते हैं तो जवाब नहीं देते, लेकिन दिखाई तो देना चाहिए कि भूख से लोग मर रहे हैं, परेशान हैं। आज कोई माँ अपने बच्चे को पौष्टिक आहार नहीं खिला सकती। दिन प्रतिदिन ये महंगाई आसमान छू रही है। इसीलिए इस महंगाई के प्रति जो कल दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में ऐतिहासिक रैली हुई, कांग्रेस जन के साथ साथ आम जनमानस ने राहुल जी की आवाज़ को अपना समर्थन दिया। ना केवल वहाँ पहुँच करके, बल्कि अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहिए या अन्य माध्यम कहिए, इस सरकार से सवाल पूछें, आखिर कब तक मोदी जी अपने दो मित्र भी दो अलग अलग कैटेगरी के हैं, एक उनके उद्योगपति मित्र हैं और एक जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मोदी जी के दो मित्र, जो मैंने पिछली प्रेस वार्ता में भी कहा था, बेरोजगारी और महंगाई, ये निरंतर बढ़ रहे हैं। मोदी जी अपने मित्रों को पूरी छूट दे रहे हैं कि बढ़ते रहिए,
और यही कारण है कि देश के अंदर आज हालात बद से बदतर हो रहे हैं। मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा। 70 साल बनाम 8 साल, 70 साल पे सवाल पूछते थे, कांग्रेस को घेरा करते थे। आज उनका एक प्रवक्ता आके नहीं बोलता। आज उनकी एक नेत्री जो मंत्रिमंडल में बैठी हैं वो एक सवाल नहीं पूछती, जवाब नहीं देती कि आखिर 70 साल जो इस देश को संभाल के रखा कांग्रेस ने, आपने उस समय बदनाम किया कांग्रेस को महंगाई पे, तो ऐसा आखिर 8 साल में क्या हो गया कि सभी चीज़ों की मूल्य डबल हो गई। दूध 30 से 62-65, आटा 20 से 40, सरसों का तेल 80 से 200 रुपये लीटर। भाई ने जिक्र किया गैस सिलेंडर का 410 से 1100। ये दर्शाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कई बार सुन नहीं पाता आदमी तो बोल नहीं पाता, कम से कम दिखाई तो देता है। तो मोदी जी और भाजपा के लोगों को दिख क्यों नहीं रहा है? और इसीलिए जो कल ऐतिहासिक यात्रा हुई, राहुल जी ने वहां से आह्वान किया है, राहुल जी ने संवाद किया है, सरकार से भी किया है और इस देश की, इस मुल्क की जनता से भी किया है। जो निरंतर संघर्ष कांग्रेस का चल रहा है वो सब देख रहे हैं। ये स्थिति आ गई कि देश की राजधानी में राहुल जी को धरने पे बैठना पड़ा और तानाशाही सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने की जो कोशिश कर रही है, इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि दिल्ली के तमाम सांसदों को उठा करके जेल में डाला जाता है, धक्का मुक्की की जाती है। मैं वो मंजर मैंने बहुत नजदीक से देखा है जब प्रियंका जी के साथ मिसबिहेव किया गया, राहुल जी के साथ, हमारे सांसदों के साथ कपड़े तक फाड़े गए। ये संघर्ष दिखाता है कांग्रेस का कि महंगाई के खिलाफ राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस सड़कों पर कुछ लोग हैं इसमें भी संदेह करते हैं। तो मैंने राहुल जी को भट्टा पारसौल हो, यूपी की चाहत रस की उस बच्ची के साथ की गई घटना में, उसमें भी संघर्ष देखा है। हमने लाठी खाते हुए देखा है नेताओं को, हमने धक्का मुक्की करते देखा है अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को, हमने मुकदमे दर्ज करते हुए देखा है अपने कार्यकर्ताओं नेताओं के ऊपर, हमने देखा है कि सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग हमारे नेताओं के ऊपर होता है। ये क्या दिखाता है? ये किस चीज का सूचक है? ये इस चीज का ये उदाहरण इस बात का कि आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में तमाम कांग्रेस जन लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। यही बात आदरणीय संजय भाई ने कही कि देश के अंदर इस यात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, बड़ी तरीके से व्याख्या की है उन्होंने। और उसी में मैंने ये बात जोड़ी कि देश के अंदर आज महंगाई आसमान छू रही है, गरीब और गरीब हो रहा है। उनके मित्र जिनको 8 साल पहले कोई नहीं जानता था, आज वो विश्व के 3 सबसे पूंजीपतियों में नाम आ गया। वो मैं नहीं बताऊंगा, आप सब जानते हैं। आखिर कौन है ये अडानी? 8 साल पहले कौन से पायदान पे था? कौन है जैशा जिसकी इतनी बड़ी तादाद में संपत्ति बढ़ती गई? तो बीजेपी के परिवार, उनके मित्र, उनके नेताओं खूब फूल रहे हैं। लेकिन इस देश का, इस मुल्क का आदिवासी हो, किसान हो, दलित हो, गरीब हो, गांव का 2 हाथ को काम मांगने वाला मजदूर हो, खेतीहर मजदूर हो, खेतीहर किसान हो, या शहर अर्बन एरिया में मजदूरी प्राप्त करने वाला मजदूर हो, जिसे हम पलायन कर करके आने वाला प्रवासी कहते हैं, आज हर आदमी तो परेशान है। इसीलिए महंगाई, और महंगाई पे जो ना बोल रहा है, जो डर के चुप बैठा है, ये दर्द दिखाता है कहीं ना कहीं उनके अंदर भय है। तो राहुल जी ने कल जो बात कही वो हमारे लिए प्रेरणा है, हमारे लिए संदेश है, संकल्प है कि हमें इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है। उसका आगाज कल रामलीला मैदान से हुआ है। दूसरा आगाज 7 तारीख को, जो आदरणीय संजय जी ने बताया, कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सफर तय करेगी। इस कश्मीर से कन्याकुमारी या कन्याकुमारी से जो कश्मीर तक का सफर है, वो लगभग 3500 किलोमीटर का सफर तय होगा। बड़े विस्तार से बताया गया, 3 कैटेगरी होंगी। 100 लगातार हमारे यात्री चलेंगे। जिस प्रदेश में यात्रा जाएगी, 100 वहां के यात्री उसमें शामिल होंगे। और जिन प्रदेशों से ये यात्रा नहीं गुजरेगी, उन तमाम प्रदेशों से भी 100 यात्री उस यात्रा में हिस्सेदार बनेंगे। उनको भी वो सौभाग्य प्राप्त होगा इस मुहिम में, इस लड़ाई में अपना योगदान देने के लिए। ये यात्रा लगभग 12 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी। और जहां जहां से ये यात्रा निकलेगी उसको बड़े विस्तार से बताया गया। तमिलनाडु से शुरू होकर के केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान आएगी, उसके बाद हरियाणा और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी।
और उत्तर प्रदेश के बाद वो दिल्ली में प्रवेश करेगी। 2 दिन दिल्ली में ये यात्रा रहेगी। 43 किलोमीटर का सफर राहुल जी दिल्ली की सड़कों पे निकलेंगे, यात्रा के साथ लोगों को जोड़ेंगे, बात कहेंगे, बात सुनेंगे। दिल्ली के बाद ये यात्रा पंजाब, हिमाचल, उसके बाद जम्मू के अंदर समापन होगा। इस ऐतिहासिक यात्रा का जिक्र बड़े विस्तार से उद्देश्य के बारे में संजय जी ने बताया है। इसमें लेकिन थोड़ा सा हमें ये ध्यान देना है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अब तक की हमारी तैयारी है भारत यात्रा जोड़ने की। जैसे कहा और मैंने आपको बताया, लगभग टोटल हम देखें इस यात्री 100 के अलावा 3 कैटेगरी है। लोकल लगातार चलने वाला साथी, और जहां यात्रा नहीं होगी वहां से जुड़ने वाले साथी। इसीलिए 118 भारत यात्री जिनको कहा गया है वो निरंतर प्रथम दिन से चलेंगे, और उनका 118 यात्रियों का चयन किया गया है जो पूरी यात्रा में शामिल रहेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटियों ने अलग अलग समितियां बनाई हैं। समितियों से इस यात्रा को सक्सेस करने के लिए, काम करने के लिए कहा गया है, और मुझे खुशी है कि तमाम इस तरह की समितियों ने अपने काम को पूरा कर लिया है। इस यात्रा का ब्यूरो प्रतिदिन कांग्रेस कमेटी ने आपके समक्ष और देश के समक्ष प्रस्तुत करने की भी तैयारी की है, और जिसके लिए एक वेबसाइट www.bharatjodoyatra.in पर नियमित रूप से यात्रा की और मार्ग की सार्वजनिक कार्यक्रमों की सूचना आपसे शेयर की जाएंगी। कम से कम 3 दिन पहले आपको अवगत करा दिया जाएगा, ये कहना चाहता हूं। इन यात्रियों की व्यवस्था, रहने ठहरने की जिम्मेवारी जो परमानेंट यात्री चलेंगे उनके लिए व्यवस्था राहुल जी के साथ चलने वाले जो परमानेंट यात्री हैं, जिन्हें भारत यात्री कहा गया है, वो यात्रियों की एक साथ रहेगी। लेकिन जो प्रदेश के और बाहर के आए हुए यात्री रहेंगे, उनकी व्यवस्था प्रदेश कांग्रेस कमेटियों की रहेगी। ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। तो यात्रा में हर वक्त कुल मिला के 300 यात्री राहुल जी के साथ चलेंगे। फिर दोहराता हूं, भारत यात्री, दूसरा हमारा अतिथि यात्री, और तीसरा जो प्रदेश का यात्री रहेगा। तो ये 300 मूल यात्री। बाकी और जो साथी जो राहुल जी के साथ जिस प्रदेश में होंगे वो साथ चलेंगे, स्वागत में होंगे, यात्राएं होंगी, मीटिंगें होंगी, सभाएं होंगी, और तमाम वो लोग इसमें हिस्सा ले पाएंगे जो राहुल जी से जुड़ना चाहते हैं और इस सरकार के खिलाफ अपनी बात कहना चाहते हैं। इस यात्रा से जुड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक वेबसाइट स्टार्ट की है, जिसका जिक्र संजय भाई ने भी कहा है, तो मैं आपसे वो वेबसाइट भी शेयर कर रहा हूं, जिसमें पंजीकरण करा सकते हैं। 40,000 से ज्यादा लोग अब तक पंजीकृत हो चुके हैं। लाइव चलेगी पूरी यात्रा, और इस यात्रा से जुड़ने के लिए www.bharatjodoyatra.in पर पंजीकरण का काम चालू है। जो देश भर से किसी भी प्रदेश से यात्री जुड़ना चाहता है वो इस यात्रा से जुड़ सकता है। जैसे बताया कि यात्रा का पूरा कार्यक्रम हम आपको शेयर कर देंगे। अभी 7 तारीख से शुरू होगी तमिलनाडु के तमिलनाडु शहर से, और सुबह श्री पेरुंबदूर आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के स्मारक पर जाकर के उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। उनके अपने पिता रहे हैं, उनको याद करते हुए उसके तदुपरांत 3 से 4 बजे श्री राहुल गांधी जी तिरुवनंतपुरम स्मारक, विवेकानंद स्मारक और कामराज स्मारक पर भी जाकर के श्रद्धांजलि देंगे। 4 बजे के करीब महात्मा गांधी मंडपम पर एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है। इसके बाद वहां राष्ट्रीय ध्वज का हस्तांतरण का कार्यक्रम होगा। इसके बाद श्री राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्री महात्मा गांधी मंडपम से बीच रोड तक मार्च करेंगे, और लगभग 5 से 6:30 बजे के बीच भारत जोड़ो यात्रा की औपचारिक शुरुआत के लिए बीच रोड पर एक जनसभा का आयोजन साथियों किया जाएगा। ये मैं आपसे कार्यक्रम और विस्तार से शेयर करूंगा। जिस तरह से तमिलनाडु में 7 तारीख को शुरुआत होगी, पूरे देश में भी और दिल्ली में भी इस यात्रा का अलग अलग जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ता जो वहां नहीं पहुंच पाएंगे, अपने अपने ब्लॉक में इस यात्रा को लेकर के कार्यक्रम करेंगे। ये भी आपसे कहना चाहता हूं। और इसकी सबसे बड़ी जो खूबसूरती है वो ये है कि ये देश की तमाम राजधानी और प्रमुख शहरों से होकर के यात्रा आगे बढ़ेगी।
प्रतिदिन कार्यक्रम जो है मुझे लगता है आपको शेयर कर दी जाएगा, लेकिन फिर भी कहना चाहता हूं लगभग सुबह 7 बजे प्रतिदिन प्रार्थना सभा के साथ ये यात्रा शुरू होगी और 15 किलोमीटर का रास्ता लगभग तय किया जाएगा। दोपहर 4 बजे तक भोजन और थोड़ा आराम प्राप्त करने के बाद ये यात्रा आगे बढ़ेगी और सभी लोगों से इस बीच में मिलना जुलना संवाद का कार्यक्रम एआईसीसी के द्वारा और प्रदेश कमेटियों के द्वारा तय किया जाएगा और कुछ हद तक काम कर लिया गया है। शाम को लगभग 10 किलोमीटर की यात्रा होगी, तो 25 किलोमीटर का सफर प्रतिदिन ये यात्री और राहुल जी तय करेंगे, जो कि हमें पूर्ण रूप से उम्मीद है जो हम सोचा गया है उसको प्राप्त करेगी ये यात्री लोग। अंत में इस चौपाल के प्रतिदिन चौपाल जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे गाँव में, चौक पे, चौराहे पर, और इस चौपाल पे जो लोग जुड़ना चाहेंगे वो लोग इस चौपाल पे जुड़कर राहुल जी से संवाद कर सकते हैं और उसके बाद रात्रि भोजन और विश्राम के बाद अगले दिन की फिर सुबह प्रार्थना के साथ ये कार्यक्रम शुरू होगा। इसकी खूबसूरती यात्रा की ये रहेगी साथियों, समय समय पर जहां से जिस गांव से शहर से यात्रा बढ़ेगी, हमारे यात्रीगण हमारे इस यात्रा के साथ ही हर शहर में कहीं पौधारोपण, कहीं पे सांस्कृतिक कार्यक्रम और रास्ते में पड़ने वाले महत्वपूर्ण स्थानों का भी दौरा जैसा कार्यक्रम इस यात्रा का हिस्सा रहेंगे। तो मैं इस यात्रा में आपको जुड़ने का आमंत्रण देता हूं। दिल्ली के अंदर भी ये यात्रा जैसे मैंने कहा लगभग 2 दिन रहेगी। 43 किलोमीटर की यात्रा ये दिल्ली के अंदर होगी। यूपी के द्वार से दिल्ली में प्रवेश करेगी। दिल्ली के रूट पे काम चल रहा है। दिल्ली कांग्रेस कमेटी इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार है कि राहुल जी के साथ साथ यात्री और इस यात्रा से जुड़ने वाला आम जनमानस का हम स्वागत कर पाए, वो हमारी तैयारियां चल रही हैं। दिल्ली कांग्रेस कमेटी एकजुटता के साथ 14 जिला अध्यक्ष, मेरे साथीगण उपाध्यक्ष, वरिष्ठ नेताओं के सानिध्य में, मार्गदर्शन में इस यात्रा का संदेश घर घर तक पहुंचाएं, ऐसी दिल्ली कांग्रेस कमेटी की तैयारियां अब तक आगे बढ़ रही हैं। तो दिल्ली कांग्रेस में मैं आप साथियों को पुनः ये कहते हुए इस एकता के नारे के साथ, जिस तरह से हमने कल महंगाई पे हल्ला बोल रैली की थी, और ये उदाहरण इस बात का कि इस मुल्क के अंदर आज हर व्यक्ति परेशान है, इसलिए बहुत आवश्यक हो जाता है जो भाई संजय जी ने कहा, जो इस यात्रा का उद्देश्य है कि महंगाई, सामाजिक असमानता, संवैधानिक अधिकार, एजेंसी का दुरुपयोग, और मैं समझता हूं जो इससे पूर्व में जो यात्राएं हुई हैं उनको यदि इससे तुलना करें तो ये एक ऐतिहासिक यात्रा राहुल जी की होगी। जिन यात्राओं का जिक्र भाई संजय जी ने किया है, कहीं ना कहीं वो यात्राएं अपने प्रदेश तक सीमित थी, एक किसी विशेष विषय पर आयोजित की गई यात्राएं थी, लेकिन राहुल जी के द्वारा इस यात्रा का जो मूल उद्देश्य है इस भारत को जोड़ना है। जैसे महंगाई के विषय पर आवश्यक है सबको समान रूप से इस मुल्क के अंदर समान अधिकार के साथ, समानता के साथ यहाँ जीने का अधिकार हो, लेकिन जिस तरह से माहौल देश में बन रहा है, आज आपसी भाईचारा घट रहा है, आज एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, आपके अधिकारों पे कुठाराघात हो रहा है, आज एक दूसरे को घृणा की नजर से देखा जा रहा है, तो बहुत आवश्यक हो जाता है आजादी के लगभग 75 वर्ष बाद पुनः एक बार फिर एक यात्रा की आवश्यकता पड़ी है कि इस मुल्क को जोड़ना है, सांस्कृतिक रूप में जोड़ना है, धार्मिक रूप में जोड़ना है, भयमुक्त भारत बनाना है, उन्नति वाला यदि भारत बनाना है और सच मायने में आपके अधिकारों की रक्षा करनी है, तो बहुत आवश्यक है सरकारों को जगाना और सरकारों को उखाड़ फेंकना। यही उद्देश्य के साथ इस यात्रा का शुभारंभ होगा। मैं अपने तमाम पत्रकार बंधुओं से ये मैं गुजारिश करूंगा, इस यात्रा पर अपना ध्यान जरूर रखें और जनता के बीच में संदेश, आज इस मुल्क की जो सबसे बड़ी परेशानियां हैं उसमें आप उन विषयों को इस सरकार के सामने रखेंगे, ऐसी भी मैं उम्मीद रखता हूं। इससे संबंधित कुछ संदेश और स्लोगन हैं जो ये तस्वीर साफ कर देते हैं कि इस यात्रा का उद्देश्य क्या है। मैं दोहराता हूं, सबसे बड़ा नारा इस यात्रा का, मिले कदम जुड़े वतन। दूसरा, महंगाई से नाता तोड़ो, मिलकर भारत जोड़ो। हर हाथ से हाथ जोड़ो, अपना भारत जोड़ो। झूठे वादे छोड़ो, अपना भारत जोड़ो। बेरोजगारी का जाल तोड़ो, भारत जोड़ो। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। संविधान बचाएंगे, मिलके भारत बनाएंगे। ये वो संदेश हैं
जो राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस का कार्यकर्ता और नेतागण हर घर तक पहुंचाएगा और आम लोगों को इस यात्रा से जोड़ेगा। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपके में प्रश्न लेने से पहले इस यात्रा के जो पोस्टर्स हैं वो आपके सामने हम रिलीज करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बदल अनिल भाई जैसे बना हो गया। आप इंग्लिश ले रहे हो? कोई नहीं, मैं हिंदी ले लेता हूँ। मैं इंग्लिश, आप हिंदी ले, मैं इंग्लिश ले लेता हूँ। इसको यहाँ से हटा दो, अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, ये अच्छा एक फोटो ऑफ बन रहा है। अच्छा फोटो। थैंक यू। धन्यवाद। सवाल होगा क्या? सवाल कहाँ बचा? किसी साथी का सवाल है तो हम कोशिश करेंगे। भाई संजय जी आपके लिए। अभी यह तय नहीं हुआ है कि प्रियंका जी कहां पे शामिल होंगी। जो 118 लोगों की जो लिस्ट है वो रिलीज की थी इसने AICC ने, जिसमें जहाँ तक मुझे याद है पवन खेड़ा का नाम मैंने पढ़ा था और कन्हैया कुमार भी हैं सर। तो वो एक लिस्ट है, हम आप चाहेंगे तो हम आपको साथ शेयर कर लेंगे। लेकिन उसमें महत्वपूर्ण व्यक्ति से ज़्यादा इस बात पर जोर दिया गया कि फिट व्यक्ति हो। डेली 25 किलोमीटर चलना है, तो चलते चलते कोई बीमार ना हो जाए, कोई गिर पड़ ना जाए, किसी के पैरों में इतने भी छाले ना पड़ जाएं, तो उससे बिना वजह एक हम सबको तकलीफ होगी, कष्ट होगा। तो जिन लोग जैसे दिल्ली प्रदेश से भी 5-7 नाम गए हैं और उनके फिटनेस का पूरा चेकअप किया गया है। तो फिट होना, जो राहुल जी फिट हैं, लेकिन राहुल जी के साथ जो चलने वाले वो भी फिट हो, ताकि उनके साथ कदम से कदम मिला के चले। तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि फिट लोग चले। एक सेकंड मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं। संजय भाई ने जो बताया है, ये 118 जो परमानेंट यात्री होंगे पूरे देश से चुने गए और ये यात्री वो हैं जिनको पूरी तरह से प्रदेश से नाम दिए गए। इसमें हमारे फ्रंटल्स के डिपार्टमेंट्स के साथियों को बुलाया गया था। एक लंबा एक प्रोसेस है, प्रोसेस के द्वारा इनका चयन हुआ है। आपको बताते हुए मुझे खुशी है, इसमें अधिकतर वो लोग हैं जो गांव देहात और शहरों से लोग आए हुए, आम जनमानस है जो निरंतर चले। और ये यात्री 118 यात्रियों के चयन को लेकर के पूरी प्रक्रिया थी। जैसे संजय भाई ने बताया, उनके सारे हेल्थ और वो उस कंडीशन के अलावा और पूरा एक ट्रेनिंग सेशन के बाद संदेश के साथ जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति के उस हिसाब से इनका सिलेक्शन हुआ है। तो ये यात्री साथ चलेंगे। क्या सवाल? संजय जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस की खराब हालत रही थी, उसके बाद भी कांग्रेस ने 19.5% वोट भी हासिल किया, लगभग 12 करोड़ वोट आपको पॉपुलर मिले थे। ऐसी खराब सिचुएशन में भी पैन इंडिया आपकी प्रेजेंस है, आपकी इतनी बड़ी ताकत है, जिसके बाद भी कांग्रेस वो जगह, वो जनता का समर्थन हासिल करने में सफल क्यों नहीं हो पा रही है? और आपकी तुलना में एक आम आदमी पार्टी एक दो स्टेट में मुश्किल से उनका प्रेजेंस है, टोटल 20 लोकसभा सीटों पर, उसके बाद भी वो नेशनल लेवल पर अपने आप को प्रोजेक्ट करने में, एग्रेसिव होने में कहीं ज़्यादा सफल हो पा रहे हैं। गुजरात आपकी यात्रा नहीं जा रही है, जहाँ पर आपका अगला स्थान जहाँ पर वो लेने की तैयारी कर रहे हैं गुजरात में। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस यात्रा से आप अपने आप को उस लेवल पर कैसे मजबूत कर पाएंगे कि आम आदमी पार्टी जैसे जो सपना देख रही है कि हम कांग्रेस का स्थान ले लेंगे नेशनल लेवल पर, उसको आप कैसे काउंटर करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, भारत जोड़ो यात्रा का जो मूल उद्देश्य है वह कोई चुनाव जीतना नहीं है। इसको इतना छोटे स्तर पर हम लेकर नहीं जाना चाहते। एक जो पूरे समाज का वातावरण और मुल्क का वातावरण जो बिगाड़ दिया गया है,
उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, ये कांग्रेस की चिंता है। और इस चिंता को लेकर राहुल जी रास्ते पे उतरे हैं और एक यात्रा लेकर निकले। तो पहला तो मूल उद्देश्य हमारा ये है। आपका सवाल बहुत अच्छा है कि आम आदमी पार्टी आ गई, उधर पंजाब में आ गई और गुजरात में भी उछल कूद मचा रहे हैं। तो उछल कूद तो गोवा में भी मचा रहे थे, उछल कूद तो उत्तराखंड में भी मचाया था बहुत उन्होंने। बाद में उत्तराखंड में जो उनका मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार था वही बीजेपी में चला गया। तो चुनाव प्रचार के दरमियान कोई पार्टी बहुत ज्यादा अपना प्रचार करती है और उसके बाद आजकल तो बहुत सारी पैसे के हिसाब से बहुत से सोशल मीडिया में भी सब कुछ चलता रहता है, अखबारों में छपता रहता है। उन सब चीजों पे भरोसा मत करिए, देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। आज भी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई लड़ रहा है बढ़िया से, या भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त लोगों की कोई उम्मीद बन करके आज भी अगर कोई खड़ा है वहां पे, तो कांग्रेस ही खड़ी है। कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस में लोगों का विश्वास है। ठीक है, आपकी बात को मैं काट नहीं रहा हूं कि 26-27 वर्षों से वहां पर बीजेपी की सत्ता है। और लेकिन याद रखिएगा, बीजेपी को कभी भी एकदम स्वीपिंग विक्ट्री गुजरात में लेने नहीं दिया। शहरों में बीजेपी जीत जाती है और गांवों में तो आधे से ज्यादा कांग्रेस के पास रहता है। तो कांग्रेस पार्टी वहां लड़ाई लड़ रही है। हाँ, हम सरकार नहीं बना पाए पिछले 3-4 चुनाव से, इस सच से हम इनकार नहीं कर रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में जबरदस्त लड़ाई लड़ी गई थी और बड़ा अच्छा नतीजे बड़े अच्छे थे। इस बार भी नतीजे ठीक आएंगे। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लेकर गुजराती जनमानस में, गुजरात में नाराजगी पैदा हुई है, हो सकता है सत्ता पलट जाए, हो सकता है खेल पलट जाए। और तीसरी बात आपने कि गुजरात क्यों नहीं जा रहा है। हाँ, गुजरात चुनावी प्रदेश था, इसलिए हमने टाला है। लेकिन आज राहुल जी वहां गए हैं। अब इस चुनाव के दरमियान राहुल जी जा नहीं पाएंगे, ये भी सही है। फिर क्या बोले भाई, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मेरा आग्रह है, थोड़ा सा प्लीज भाई, थोड़ा ध्यान दें प्लीज। कोई समझ यदि सवाल जवाब चल रहे हैं तो आपसे विनती है आप ही साथ ही सवाल पूछेंगे। जो आपने जिक्र किया साथियों, मेरा आपसे गुजारिश रहेगी, चुनाव उस पर मुझे लगता है संजय भाई ने बहुत विस्तार से बताया है। जो आपने कहा आम आदमी पार्टी और राजस्थान और गुजरात वगैरह वगैरह। देखिए, कोई भी जब यात्रा तय की जाती है तो एक लंबे विचार विमर्श के साथ, ये देश अलग अलग संस्कृति और भौगोलिक स्थितियों में बटा हुआ देश है। यहाँ हर मौसम है, यहाँ पहाड़ भी है, समतल भी है, यहाँ जंगल भी है। तो कई इस तरह की स्थिति है। कई जो है आपको मालूम है, इस मुल्क के अंदर कई ऐसे विषय पर कई लोकल आंदोलन चल रहे हैं, जिसमें जंगल के अंदर भी लड़ाई लड़ी जा रही है। तो मैं सीधे तौर पे यदि कहूँ, सुरक्षा का इशू है, मौसम का इशू, तो जो इस समय में कंप्लीट किया जा सकता है और इससे बेहतर रूट शायद नहीं बन सकता। अभी जो रूट है ना कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उसमें गुजरात आया नहीं, कोई खास कारण नहीं है। आगे जी इसी में जो यात्रा डेट वगैरह तय करेंगे, कौन सी डेट को जो 2 दिन रहने वाली है और रूट कौन सा रहने वाला है, बीच में वो अभी वर्कआउट से निकलेगा, यूपी से आपने पूरा प्रदेश करेंगे। देखिए, हमें जो दिल्ली को अभी सूचना मिली है, पूरी टीम इस पे काम कर रही है। ये तो पूरा तय हो चुका है कि 3500 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर यात्रा है। और जो दिल्ली में जो प्रवेश करेगी वो यूपी से यात्रा प्रवेश करेगी। 2 दिन निश्चित है, सब ये रूट टेंटेटिव तय कर लिया गया है। आगे जब दिल्ली मयूर विहार की तरफ से ये यात्रा एंटर करेगी, जैसे मैंने कहा यूपी से मयूर विहार साइड से एंटर करेगी और हरियाणा जाएगी, हरियाणा आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ के जम्मू कश्मीर पहुंचेगी। तो पूरा एक फाइनल रूट जब तय होगा वो हम आपसे शेयर नहीं, मैं स्पष्ट कर दूं, रूट तय है, डेट्स हम बताने वाले हैं अभी आप, क्योंकि पहले 2 अक्टूबर से शुरू करना था, बाद में हम लोगों ने 7 सितंबर से किया। तो डेट एग्जैक्टली कौन से डेट पे दिल्ली में प्रवेश करेंगे ये अभी हम वर्कआउट कर रहे हैं। लेकिन मतलब डेली यात्रा शुरू हो रही है, डेली यात्रा में कितना वक्त लगेगा, क्या लगेगा, उसके हिसाब से जैसे जैसे करीब आते जाएंगे हम तारीखें घोषित करते जाएंगे। ठीक है, हाँ, अमृतसर यात्रा नहीं, मुंबई से अमृतसर की यात्रा, वो आतंकवाद के खिलाफ, हाँ बिल्कुल,
सुनील दत्त साहब के नेतृत्व में, मेरे ख्याल से 80s की बात है ये, 80, 81, 82, 83, 84 ऐसे कोई एक साल था जिसमें वो मुंबई सद्भावना यात्रा, सद्भावना के दिल्ली से मुंबई से शुरू किए थे दत्त साहब और अमृतसर तक गए थे, और मेरे ख्याल से कोई 45 दिन की वो यात्रा थी। हम भूले नहीं है, वो याद है, लेकिन कुछ घटनाओं का हमने आपको सिर्फ बहुत बहुत शुक्रिया। अब रखते हैं। थैंक यू। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।